हेलो दोस्तों, मैं विवेक कुमार स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान विवेक क्लासेस में। आज हम करेंगे इंडियन नेवी एमआर के लिए प्रैक्टिस सेट नंबर 11। जी हाँ, इसके पहले हमने 10 प्रैक्टिस सेट कंटिन्यू किए हैं। अगर आप उन्हें नहीं देखे तो जाके प्लेलिस्ट में देख लीजिएगा। तो चलिए बिना टाइम गंवाए हम बात करेंगे आज के पहले सवाल की। तो पहला सवाल हमारा कहता है संघ संयुक्त राष्ट्र संघ के जनरल असेंबली की अध्यक्षता करने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? तो वो भारतीय महिला थी। कौन थी? तो उनका नाम था विजय लक्ष्मी पंडित थी। अगर बात हम संयुक्त राष्ट्र संघ की करें तो इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी 24 अक्टूबर 1945 की। कब हुई थी? 24 अक्टूबर 1945 की। अगर बात हम करें आज वर्तमान में इसके सदस्य देश कितने हैं? तो इसके देश जो हैं, इसके सदस्य देश हैं वो हैं 193। अगर बात 193वां देश कौन सा है? तो वो है दक्षिण सूडान। कौन सा है? दक्षिण सूडान है। तो याद रखिएगा याद रखिएगा, सॉरी। अगर हम बात इसके प्रथम महासचिव की करें तो इसके संयुक्त राष्ट्र संघ के जो प्रथम महासचिव थे वे थे त्रिंगवेली करके थे। कौन थे? त्रिंगवेली थे। और ये किस देश के थे? तो ये थे नॉर्वे देश के। कहाँ के थे? नॉर्वे के थे। ये जो मैं आपको एक्स्ट्रा फैक्ट बता रहा हूँ, मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि सवाल जो आएंगे, मैं ये नहीं कहता कि ये सवाल सीधा सीधा यही छपेगा और यही ऑप्शन रहेंगे। तो जो सवाल जो आएंगे आप मतलब उसमें एग्ज़ाम में, तो वो सवाल जो पूछेगा इसी के आसपास से पूछेगा। मतलब तो हम क्यों नहीं इन्हें भी कवर करते चलें। तो आप अगर नोट करते हैं तो नोट कर लीजिएगा, अगर याद रख पाते हैं तो बहुत अच्छी बात है, आप याद रख लीजिएगा। चलिए जो हमारा अगला सवाल कहता है सॉरी जो हमारा अगला सवाल कहता है, देखिए जो हमारा अगला सवाल कहता है कि वहार मिहिर का पंच सिद्धांतम किससे संबंधित? ऑप्शन दिया है फलित ज्योतिष, खगोल विज्ञान, चिकित्सा शास्त्र या शारीरिक रचना विज्ञान। जिसका सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि एस्ट्रोनॉमी, खगोल विज्ञान से संबंधित था। अगला सवाल जो हमारा कहता है कि गुप्त काल के दौरान निम्नलिखित में से कौन सा सिक्का चांदी में जारी किया गया था? तो वो था, कौन सा सिक्का था? तो वो था रुपया का था। तो इसका ऑप्शन नंबर हमारा सी सही हो जाएगा। चलिए अगला सवाल जो हमारा कहता है, देखिए ये बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल है। जो सवाल कहता है कि सिंधु घाटी सभ्यता का जो गोदीवाड़ा था, गोदीवाड़ा कहाँ था? लोथल में था। और पूछ रहा है लोथल कहाँ था, कहाँ स्थित था? ये दिया है गुजरात, पंजाब, पाकिस्तान या हरियाणा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि ये गुजरात में था। अगर हम लोथल की बात करें तो लोथल से हमें कौन कौन से साक्ष्य मिलते हैं? तो लोथल से हमें पहली बात तो एक मनका बनाने के साक्ष्य मिलते हैं। मनका का मतलब मोती होता है। एक मिलते हैं हवन कुंड के साक्ष्य मिलते हैं। एक मिलता है युगल युगल समाधान का मतलब होता है यहाँ जो मतलब जब आदमी कोई की मृत्यु होती थी तो यहाँ जो समाधान करते थे वे जोड़े में करते थे। मतलब जो एक ही कब्र में दो लोगों को दफनाते थे तो उसे युगल समाधान कहते हैं। युगल का मतलब होता है पेयर। क्या होता है? पेयर में, जोड़े में दफनाते थे। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगर बात हम सिंधु घाटी सभ्यता की करें तो सिंधु घाटी सभ्यता फर्स्ट अर्बन सिविलाइजेशन सभ्यता थी। कहने का मतलब प्रथम नगरी सभ्यता थी। और इसका कार्यक्रम मतलब जो इसका कार्यकाल है ये पूछा जा की बात करें तो ये है 2350 से 1700 ईसा पूर्व। बीसी का मतलब बिफोर क्राइस्ट बोलते हैं इसे कहेंगे ईसा पूर्व। जो और इसे ये जो बताया गया सर्वमान है, बहुत सारे लोगों का अपना अलग अलग मत है। तो ये जो मत है ये दिया गया है रेडियो कार्बन पद्धति द्वारा निकाला गया है। इसका जो वो निकाला गया है मतलब कितनी पुरानी थी ये निकाला गया है। तो ये 2350 से 1750 साल की थी। अगर बात हम पाकिस्तान में करें, पाकिस्तान में इसका एक बहुत ही महत्वपूर्ण 2-3 साइट खोजे गए हैं। एक हड़प्पा था और एक मोहनजोदड़ो था। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो दोनों पाकिस्तान में। जो हड़प्पा की खोज की थी वो की थी 1921 में वो राय बहादुर दयाराम साहनी। और जो मोहनजोदड़ो खोज की थी, मोहनजोदड़ो खोज 1922 में की थी। किसने की थी? तो वो की थी राखालदास बनर्जी ने की थी। अगर बात हम हड़प्पा सभ्यता की करें, मतलब हड़प्पा की करें, हड़प्पा किस नदी के किनारे था? तो अभी अभी एक मतलब एग्जाम में पूछा गया था। तो हड़प्पा जो रावी नदी के किनारे था। अगर बात हम मोहनजोदड़ो करें तो मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे था? तो मोहनजोदड़ो था सिंधु नदी के किनारे। सिंधु नदी के किनारे।
और इसके अधिकतम जो स्थल हैं वो सिंधु नदी के तट पर पाए गए हैं, इसलिए इस सभ्यता का नाम ही सिंधु घाटी सभ्यता रख दिया गया है। तो आप ये याद रखिएगा। अगला सवाल जो हमारा कहता है दिल्ली सल्तनत में निम्नलिखित सुल्तानों में से किस सुल्तान की मृत्यु लाहौर में चौगान खेलते समय अचानक घोड़े से गिरकर हुई थी। तो अगर बात हम चौगान की करें, चौगान को और किस नाम से जानते हैं, तो पोलो नाम से जानते हैं। तो पोलो खेलते समय अचानक घोड़े से गिरकर मृत्यु कुतुबुद्दीन ऐबक की हो गई थी। कब हो गई? तो 1210 में हो गई थी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए, जो हमारा 6 नंबर सवाल कहता है बुद्ध का अर्थ है, हम बता दें बुद्ध जो शब्द का अर्थ है उसका मतलब होता है प्रबुद्ध व्यक्ति। तो इसको इस तरह सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए, अगला सवाल जो हमारा कहता है बायो मतलब जैव विविधता क्या है। जैव विविधता क्या है? तो जैव विविधता हम बता दें जब कोई जंगल होता है और उसमें अनेक प्रकार के पेड़ पौधे होते हैं और अनेक प्रकार के जीव एक साथ उसमें निवास करते हैं, तो उसे ही जैव विविधता कहते हैं। तो अगर इसमें ऑप्शन की बात करें, देखिए ऑप्शन ए में भी यही बात कह रहा है कि एक वन में बहुत प्रकार के पेड़ पौधे और प्राणी जात मतलब जीव जंतु पाए जाते हैं, उसे ही मतलब जैव विविधता या बायोडाइवर्सिटी कहते हैं। देखिए, इसमें भी एक बात कह रहा है, लेकिन इसमें एक ही पेड़ एक ही जंगल की बात नहीं कर रहा है, अनेक वनों की बात कर रहा है। बहुत से वनों की में बहुत से पाए जाते हैं। तो छोटी छोटी चीज़ें इनके याद रखिएगा। तो इसका सही जवाब जो होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 7 का सही जवाब ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए, अगला सवाल जो हमारा कहता है, अगला सवाल कहता है कि 8 नंबर सवाल कहता है हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड का मुख्यालय कहाँ है। तो इसका मुख्यालय हम बता दें ऑप्शन नंबर ए यानी कि उदयपुर है। देखिए, ये ऑप्शन पढ़ने से कोई मतलब नहीं होगा, टोटल टाइम पास होगा। मैं चाहता हूँ इन बेमतलब के जगह पर टाइम ना बर्बाद किया जाएगा। टाइम इन्वेस्ट करते हैं, टाइम अपना ख़राब करते हैं 30 मिनट में, क्योंकि हमें इसे सॉल्व भी करना है। तो क्यों ना कुछ मैं अच्छे एक्सप्लेनेशन अदर फैक्ट बताऊं जिससे आपको भी याद करने में बाद में आसानी हो। देखिए, अगला सवाल जो हमारा कहता है कृषि भूमि को कुछ वर्षों के लिए उत्कृष्ट यानी खेती न की जाए उस पर और ऐसे ही छोड़ दिया जाए तो उसे क्या कहेंगे? उसे कहेंगे परती छोड़ना। अगर आप गांव देहात से हैं भाई, मैं जानता हूँ कि लोग जब हमारे यहाँ किसी खेत को छोड़ देते हैं तो उसे परती कहते हैं कि क्यों भाई आप परती क्यों छोड़ दिए, इसे किसी उस बोए क्यों नहीं है, तो इसे परती कहते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। देखिए, जब चीज़ों को आप अपने हिसाब से समझेंगे, जो चीज़ हम बचपन से देखें अगर उससे रिलेट करके पढ़ेंगे तो याद करना बहुत ही आसान हो जाता है। भाई हमें तो हो जाता है, अब आप अपना बताइएगा ज़रूर। आकाश किसके कारण नीला दिखाई देता है? तो जो आकाश है वो रैले प्रकीर्णन के कारण नीला दिखाई देता है। कभी कभी ये प्रकीर्णन न दे के सिर्फ मतलब इसके प्रकार न दे के सिर्फ प्रकीर्णन देता है, तो उसका भी ऑप्शन मतलब जब आएगा तो प्रकीर्णन ही लगाना। अब यहाँ बहुत सारे दे दिया है, उसके प्रकार दे दिया है, तो इसका रैले प्रकीर्णन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए, अगला सवाल जो हमारा कहता है कि तनाव के कारण भूपर्पटी पर बनने वाले पर्वत को क्या कहते हैं? तो उस पर्वत को कहते हैं ब्लॉक पर्वत। अगर हम बात करें इसकी निर्माण कैसे होती है, तो जब पृथ्वी की दो प्लेटें आपस में एक दूसरे से टकराती हैं, मान लीजिए ये प्लेट है और ये दोनों आपस में टकराती है तो कुछ ऐसी आकृति बनती है और यही हमारा पहाड़ होता है। ये कैसा पहाड़ होता है? तो ये होता है ब्लॉक पर्वत। कैसा होता है? ब्लॉक माउंटेन हो इसे कहेंगे इंग्लिश में। चलिए, अगला जो हमारा सवाल कहता है 12 नंबर कह रहा है कि भारत में नोकिया फ़ोन का ब्रांड एम्बेसडर कौन है? अगर बात हम ब्रांड एम्बेसडर किसे कहते हैं, तो आप टीवी वगैरह में देखे होंगे, जब कोई सेलिब्रिटी किसी भी प्रोडक्ट का प्रचार करते हैं तो उसे ब्रांड एम्बेसडर कहते हैं। तो नोकिया का ब्रांड एम्बेसडर भारत में कौन है? तो वो है शाहरुख खान। इसका सही जवाब हमारा ए हो जाएगा। सॉरी, जो हमारा 13 का सही जवाब है, सॉरी अभी सवाल भी नहीं पढ़े, सही जवाब पे आ गए। 13 का जो हमारा सवाल है वो कह रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक कमेटी का हेडक्वार्टर कहाँ स्थित है? तो इसके ऑप्शन है इटली, स्विट्जरलैंड, बेल्जियम और फ्रांस। जो हमारा 13 का सही जवाब होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि स्विट्जरलैंड में है अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक कमेटी का हेडक्वार्टर। अगला सवाल देखिए, हमारा कहता है सलाल प्रोजेक्ट निम्नलिखित में से किस नदी पर बनाया गया है? तो ये बनाया गया है चिनाब नदी पर। अगर बात करें चिनाब नदी की, चिनाब नदी मतलब अगर बात करें सलाल प्रोजेक्ट कहाँ है, तो ये है जम्मू एंड कश्मीर में। कहाँ है? तो जम्मू और कश्मीर में। तो ये भी याद रखिएगा। चलिए देखिए, हमारा जो ये
15 नंबर सवाल कहता है कि लियोनेल मेस्सी जो है वो 4 फीफा बैलियन डी आर का विजेता है और इस वर्ष विश्व खिलाड़ी भी रहे हैं। ये किस देश से है? देखिए जो ये बीच में लैंग्वेज दी है ये सिर्फ बच्चों का टाइम लेने के लिए दी गई है। तो आप देखिएगा क्वेश्चन तो लेकिन ध्यान से पढ़िएगा और पढ़ने के बाद क्वेश्चन क्या कह रहा है ये समझिएगा। तो ये क्वेश्चन कह रहा है जो लियोनेल मेस्सी हैं वो किस देश से हैं, सिर्फ ये पूछा जा रहा है। ये फर्जी फर्जी की बकवास ये बीच में दी गई है, लेकिन पढ़ना पड़ेगा, ध्यान से पढ़िएगा। तो इसका जो ऑप्शन दिए हैं ब्राज़ील, स्पेन, अर्जेंटीना या जर्मनी, जिसका सही जवाब होगा वो होगा अर्जेंटीना। अगर बात हम अर्जेंटीना की करें तो अर्जेंटीना कहाँ है? तो अर्जेंटीना है दक्षिण अमेरिका है। दक्षिण अमेरिका हमारा एक महाद्वीप है, उस महाद्वीप में है। जो अर्जेंटीना की बात करें तो अर्जेंटीना विश्व का 8वां सबसे बड़ा देश है, यानी कि भारत के बाद सबसे बड़ा देश अर्जेंटीना है। तो याद रखिएगा ये भी। अगला सवाल जो हमारा कहता है कि एलिफेंटा की गुफाएं किस देवता को समर्पित है? तो एलिफेंटा की जो गुफाएं हैं वो शिव देवता को समर्पित है। अगर बात हम एलिफेंटा की करें, एलिफेंटा और एलोरा, मैं यहाँ लिखे दे रहा हूँ, एलिफेंटा और एलोरा की गुफाएं कहाँ हैं? तो ये दोनों गुफाएं जो हैं ये हैं महाराष्ट्र में। कहाँ हैं? मैं यहाँ लिख रहा हूँ, तो महाराष्ट्र में है। ये भी आप याद रखिएगा। और कहीं कहीं कनेरी गुफाएं भी आते हैं तो वो भी महाराष्ट्र में है। तो इसका 16 का ए हो जाएगा और 17 का मैंने अभी आपको बताया महाराष्ट्र में है, तो 17 का इस तरह सही जवाब सी हो जाएगा। अगर बात हम 18 की करें तो 18 में विक्टोरिया मेमोरियल किसके द्वारा बनवाया गया था? ये कह रहा है ये बनवाया गया था भारत के एक गवर्नर जनरल थे, लॉर्ड कर्जन थे, उनके द्वारा बनाया गया था। ये जो विक्टोरिया मेमोरियल है ये एक तरह का क्या है? तो आप कहोगे एक तरह का किला है। चलिए 19 नंबर जो हमारा सवाल कहता है भारत में अंग्रेजी शिक्षा का आरंभ किसने किया था? ऑप्शन दिया कर्जन, मैकाले, डलहौजी या बेंटिंक। जो इसका सही जवाब होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि मैकाले। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, यानी कि मैकाले। तो इसका मैकाले सही जवाब हो जाएगा। अगर बात कब की करें तो इन्होंने की थी 1835 में। कब? 1835 में। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो इस तरह से इसका सही जवाब जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला सवाल जो हमारा कहता है निम्नलिखित में से किसने सर्वप्रथम पंचायती राज्य व्यवस्था को अपनाया था? तो वो था राजस्थान जिला। अगर बात राजस्थान राज्य था। अगर जिले की बात करें तो वो था नागौर, जो स्थान था नागौर में था। अगर बात करें कब अपनाया था तो अपनाया था 2 अक्टूबर 1959 को। कब? 2 अक्टूबर 1959 को। अगर बात हम इसे संवैधानिक दर्जा की बात करें, इसे संवैधानिक दर्जा कब मिला? तो इसे संवैधानिक दर्जा मिला था 73वां संविधान संशोधन 1992 में। 73वां संविधान संशोधन 1992 में। कब मिला था? 73वां संविधान संशोधन 1992। अगर बात करें हमारे संविधान के कितने कौन से अनुच्छेद में है तो अनुच्छेद 243 से 243 ओ तक। कहाँ? 243 ओ तक है। चलिए अगला सवाल जो हमारा कहता है संविधान के अनुसार भारत क्या है? एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है। कौन सा? धर्मनिरपेक्ष राज्य। और धर्मनिरपेक्ष राज्य का मतलब होता है जो हमारा देश है किसी भी धर्म को राजधर्म की मान्यता नहीं देता है, बल्कि सभी धर्मों को समान दर्जा देता है। मतलब इसका कहने का मतलब ये होता है। चलिए जो हमारा अगला सवाल है, देखिए एक बहुत ही फेमस बुक का नाम है द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स। पुस्तक के लेखक कौन है ये पूछा जा रहा है। तो इसके जो लेखक है वो है अरुंधति रॉय है। अगर बात हम इस पुस्तक की करें तो इस पुस्तक के लिए अरुंधति रॉय को मान बुकर पुरस्कार भी दिया गया था। और बात करें मान बुकर पुरस्कार जो है, मान बुकर पुरस्कार नोबल पुरस्कार के बाद दूसरा सबसे बड़ा साहित्य का पुरस्कार होता है। जी हाँ, दूसरा सबसे बड़ा साहित्य का पुरस्कार होता है। तो ये याद रखिएगा। अगला सवाल जो हमारा कहता है एपीजे अब्दुल कलाम को सर्वोच्च नागरिक सम्मान दिया गया था। तो अगर बात भारत का जो सर्वोच्च नागरिक सम्मान है, पुरस्कार है, वो कौन है? तो वो है भारत रत्न। तो इसका सही जवाब होगा गलत लिख गया, भारत रत्न होगा। चलिए किस ऑप्शन में है ये देखते हैं। तो ये जो है ऑप्शन नंबर डी में है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि भारत रत्न हो जाएगा। चलिए अगला सवाल जो हमारा कहता है कि भारत में प्रसिद्ध मंगल ग्रह अभियान को
किस नाम से बुलाया गया था, तो वो बुलाया गया था मॉम, यानी कि MOM के नाम से। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। तो इस तरह से इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला सवाल जो हमारा कहता है डैश डैश भारत एक स्वदेशी हल्का लड़ाकू विमान है, कौन सा है। तो इसमें जो तेजस है भारत का स्वदेशी है, मतलब इसने खुद से बनाया है कौन सा एक हल्का लड़ाकू विमान है। तो इसका सही जवाब हमारा सी हो जाएगा। अगला सवाल जो हमारा कहता है प्रकाश श्वसन का अवस्तर क्या है। तो प्रकाश श्वसन का अवस्तर क्या है, तो इसका जो ऑप्शन दिए हैं ए दिया है ग्लाइकोलेट, पायरोविक अम्ल, फ्रैक्टोज या ग्लूकोज। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि लाइकोलेट इसका सही जवाब हो जाएगा। सॉरी, ग्लाइकोलेट इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल जो हमारा 27 नंबर सवाल कहता है कि अफला विष किसके द्वारा बनाया जाता है। तो ये जो अफला विष है ये कवकों के द्वारा बनाया जाता है। तो याद रखिएगा इसके ऑप्शन नंबर इस तरह से इसका सही जवाब जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। देखिए ये बहुत ही अच्छा सवाल है, ये कंसेप्चुअल सवाल है। इसे देखिए कह क्या रहा है कि कहाँ पर जो दिन और रात होती है वो बराबर होती है। चलिए पहले इसके कंसेप्ट को हम सीखते हैं, जानते हैं कि कैसे यहाँ पे दिन और रात बराबर होती है। तो ये देखिए ये हमारी पृथ्वी है और ये जो है ये हमारी भूमध्य रेखा, ये हमारी भूमध्य रेखा, और जो सूर्य होता है वो भूमध्य रेखा के सामने ही चमकता है। मान लीजिए सूर्य है, अब आप ही बताइए सूर्य की रोशनी यहाँ भी बराबर जाएगी और यहाँ भी बराबर जाएगी, क्योंकि सूर्य ये बीच में है ये रेखा और ये इसी के सामने सूर्य चमकता है। तो आप बताइए दोनों तरफ बराबर होंगी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा भूमध्य रेखा, ऑप्शन नंबर डी। आप जान चुके हैं कैसे होता है, तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए अगला सवाल जो हमारा कहता है विटामिन B12 में कौन सी धातु आयरन उपस्थित होती है। तो आप सबको पता होगा, अगर नहीं पता तो वो होती है कोबाल्ट। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 29 का सही जवाब हो जाएगा डी। कौन सा हो जाएगा 29 का सही जवाब डी। अगर बात हम B12 की करें तो B12 का जो रासायनिक नाम होता है वो होता है साइनोकोबालामिन। क्या होता है साइनोकोबालामिन। चलिए अगला सवाल जो हमारा कहता है कि रेडियो धार्मिकता की खोज किसने की थी। ऑप्शन दिया है क्यूरी, बिक्यूरेले या रदरफोर्ड या सुडी। जो 30 का हमारा सही जवाब होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इनका पूरा नाम बात करें तो इनका नाम था पूरा एटोइन हेनरी बेक्यूरेल। और कब की थी, तो इन्होंने की थी पेन ले लें, इन्होंने की थी 1896 में। कब 1896 में, तो ये भी याद रखिएगा। चलिए अगला सवाल जो हमारा कहता है सवाल को पहले ध्यानपूर्वक पढ़ते। HIV द्वारा उत्पन्न एंजाइम कौन सा एंजाइम है जो कोशिकाओं के DNA के भीतर HIV के DNA को संगठित करता है। तो वो है इंटरग्रेज नामक एंजाइम है। ऑप्शन नंबर इसका सी हमारा सही हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन सी। चलिए देखिए अगला सवाल जो कहता है राइजोस्फीयर शब्द निम्नलिखित में से किसने गढ़ा था, यानी ये शब्द किसने दिया था ये कह रहा है। देख रहे हैं यहाँ की हिंदी कैसे दे रहा है। तो इसके जो ऑप्शन दिए हैं वो दिया है हिल्टनर, इनमें से कोई नहीं, या गैरेट या एलेक्सोपोलस। जो हमारा सही जवाब इसका हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि हिल्टनर। अगर बात हिल्टनर के पूरे नाम की करें तो इनका पूरा नाम था W अल्बर्ट हिल्टनर। क्या था, W अल्बर्ट हिल्टनर था। 32 का सही जवाब ए हो जाएगा। चलिए हम चलते हैं 33 नंबर सवाल पे। और 33 नंबर सवाल जो हमारा कह रहा है वो कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी सबसे मीठी शर्करा होती है। ऑप्शन है माल्टोज, लैक्टोज, फ्रैक्टोज या ग्लूकोज। जो 33 का सही जवाब होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि फ्रैक्टोज जो होती है वो सबसे मीठी शर्करा होती है। अगला सवाल जो हमारा 34 नंबर सवाल कहता है जीन को बहुप्रभाव प्रदर्शित करती है वो कहलाती है। जीन जो बहुप्रभाव को प्रदर्शित करती है वो कहलाती है, क्या कहलाती है, तो वो कहलाती है प्लियोट्रोपिक। क्या कहलाती है, प्लियोट्रोपिक। तो इस तरह से इसका जो सही जवाब होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए देखिए ये सवाल सीधा फार्मूला पूछ रहा है गैसों के दो विशिष्ट ताप किसके द्वारा संबंधित होते हैं। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि Cp - Cv बराबर
आर होता है। इनका संबंध जो होता है ये वो यही होता है, सी बी माइनस सी बी बराबर आर होता है। चलिए देखिए, अब यहाँ से हमारा शुरू हो रहा है मैथ शुरू हो रहा है, सॉरी, जो यहाँ से हमारा मैथ शुरू हो रहा है। देखिए आज मैथ में 14 सवाल हैं। तो जो मैथ का वेटेज होता है वो मतलब निश्चित नहीं कि हर बार 12 या 13 आए, कभी कभी कम ज़्यादा भी हो जाता है। तो आप उसमें तो कुछ किया नहीं जा सकता, तो अब सॉल्व ही करना पड़ेगा। सॉल्व करते हैं, लेकिन मैं सॉल्व करने से पहले आपको कुछ बता दूं, अगर मैं मैथ सॉल्व करता हूं और टाइम है करा देता हूं तो अच्छी बात है। अगर मान लो मैं नहीं करा पाता या आप नहीं कर पाते तो उसके लिए आप इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज कीजिएगा, मैं आपको पीडीएफ दे दूंगा। नंबर है 8303763007। इस पर आप मैसेज करिएगा तो मैं आपको इसकी सॉल्व की पीडीएफ दे दूंगा, तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। चलिए फिर भी सॉल्व करते हैं। देखिए चूँकि 30 मिनट में हमें सॉल्व भी करना होता है। जो अगला सवाल हम मतलब जो सवाल कहता है वो कहता है √3 की पावर 5 प्लस 9 का स्क्वायर बराबर 3 की पावर n इंटू 3√3 है, तब n का मान क्या होगा। जब इसे हम सॉल्व करेंगे तो इसका जो मान आएगा वो आएगा 5, n बराबर आ जाएगा 5। कैसे आएगा आप करिएगा, अगर नहीं कर पा रहे हैं तो मुझे मैसेज करिएगा, मैं आपको दे दूंगा। करने को तो मैं कर सकता हूँ, लेकिन ये जो छोटी सी स्क्रीन है और इसमें लिखना हाथ से पॉसिबल नहीं होता। पेन है तो लेकिन वो ढंग से चल नहीं रहा है, तो इसके लिए मैं क्षमा चाहूँगा। चलिए जो हमारा 37 नंबर सवाल कहता है कि 15% और 20% का एकल छूट क्या होगी। एकल छूट मतलब जो पूछ रहा है समतुल्य बट्टा कह रहा है, तो इसका जो फार्मूला होता है x प्लस बैटरी कम हो गई, x प्लस वाई प्लस एक्स इंटू वाई अपान 100। चलिए यहाँ पे हम इनको रखते हैं, यहाँ पे इनको रखेंगे तो ये छूट पूछ रहा है तो इन्हें माइनस में रखेंगे। अगर हम रखें -15 -20, फिर दोनों को जब गुणा माइनस माइनस करेंगे तो प्लस आएगा, और 15 गुणे 20 अपान 100 इतना आएगा। तो आप कहोगे बिल्कुल इतना ही आएगा। अगर इसे हम काटेंगे जी, अगर हम इन्हें काटेंगे तो यहाँ पे ये दशमलव लगेगा, और जब मतलब 1.5 के गुणा 2 में करेंगे तो कितना आएगा, तो आप कहोगे आएगा ये 3 आएगा। और इन्हें जब हम जोड़ेंगे तो 15 और 20 जोड़ेंगे तो आएगा 35, और 35 से जब हम -35 आएगा, जब -35 में हम 3 जोड़ेंगे तो वो घट के -33 आ जाएगा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर, सॉरी 3 घटाए थे तो घट के 35 से 3 घटाएंगे तो 32 आएगा। तो इस तरह से इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आप कर लीजिएगा। देखिए जो हमारा अगला सवाल कहता है, यानी कि 38 नंबर सवाल कहता है कि एक स्कूल की मैदान है और मैदान की लंबाई का उसकी चौड़ाई से जो अनुपात है वो है 5:2। यदि चौड़ाई 40 है तो लंबाई कितनी होगी। देखिए लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 5:2 है, यानी कि 2 बराबर दिया है 40। तो आप कहोगे अगर 2 बराबर 40 है तो भाई 1 बराबर 20 होगा। जब 1 बराबर 20 होगा तो 5 बराबर होगा 100 होगा। तो आप कहोगे बिल्कुल होगा। तो अगर जब 100 होगा तो इसका सही जवाब भी हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 100 हो जाएगा। चलिए देखिए जो हमारे ये सवाल कहता है a प्लस बी बराबर 12 है, a इंटू बी बराबर 22 है, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान क्या होगा। चलिए तो इसे हम सॉल्व करते हैं। चलिए तो इसे हम सॉल्व कैसे करेंगे, जब कह रहा है पेन ले लेते हैं, जब कह रहा है a प्लस बी जो है वो 12 के बराबर है। अब हमें निकालना यहाँ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो क्यों ना हम यहाँ पे इसका दोनों का कर दें स्क्वायर। आप कहोगे हाँ अब तो ये a प्लस बी का होल स्क्वायर बन गया है। जी हाँ, इसे तोड़ लेंगे, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और अगर हम 12 का वर्ग करेंगे तो आएगा 144। कितना आएगा 144 आएगा। तो अब हम ये तो हमें निकालना था, थोड़ा पेन अलग ले लें तो समझने और समझाने दोनों में आसानी होगी। तो ये जो है ये तो हमें निकालना था
और ये हमें ए बी है, ए बी का मान यहाँ पर दिया गया है 22, सॉरी, तो आप कहोगे जब ए बी 22 दिया है और 2 का गुणा करेंगे तो 44 हो जाएगा, इधर प्लस में है, अब इधर 44 माइनस करेंगे जब आएगा तो आ जाएगा, जब 144 से 44 माइनस करेंगे तो आ जाएगा 100, यानी कि ए स्क्वायर और बी स्क्वायर बराबर 100 आ जाएगा। तो आप कहोगे जी हाँ आ जाएगा, तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो भी हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 100 हो जाएगा। चलिए अगला सवाल जो हमारा कह रहा है 20 और 40 के बीच की सभी अभाज्य संख्याओं का गुणनफल कितना होगा। तो इनका जो गुणनफल कितना होगा, देखिए अगर 20 और 40 के बीच में अभाज्य संख्या देखें तो एक आता है 23 और एक आता है 29 और उसके बीच बाद आता है 31 और उसके बाद आता है 37। इसके अलावा कोई जो संख्या इनके बीच वो अभाज्य नहीं है। अब अगर इनका हम गुणा करेंगे तो गुणा करने के बाद जो आएगा 7 6 5 0 4 9 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 7 6 5 0 4 9 आ जाएगा। अगर आपको विश्वास नहीं तो कर लीजिएगा, विश्वास मतलब कर लीजिएगा अपने से भी एक बार। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आप कहोगे जी हाँ बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए अगला सवाल जो हमारा कहता है 41 नंबर सवाल कहता है 2 tan 30 अंश अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर 30 अंश है, तो इसका मान क्या होगा। तो इसका मान क्या होगा, अगर हम इसके आंसर की बात करें तो इसका जो आंसर आएगा √3 आएगा। तो करना कैसे है ये बात करें, देखिए जो tan 30 अंश का मान होता है वो 1/2 रख दीजिएगा, इधर 1/3 रखिएगा, 1/√3 रखिएगा और इधर वर्ग करिएगा और उसे सॉल्व करेंगे तो √3 ही आएगा। अगला सवाल जो हमारा कहता है cos स्क्वायर 20 अंश प्लस cos स्क्वायर 70 अंश का मान क्या होगा। देखिए जो cos स्क्वायर 20 है इसे आप cos स्क्वायर 90 माइनस 70 करेंगे तो बनेगा sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर, और sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर का जो फार्मूला होता है और जिसका मान होता है वो होता है कितना, तो आप कहोगे वो होता है 1। तो इसका सही जवाब हमारा ए हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए जो हमारा अगला सवाल कहता है कि दो संख्या 5:8 के अनुपात में है, यदि प्रत्येक संख्या 12 जोड़ा जाए और उसका प्रत्येक संख्या में 12 जोड़ा जाए तो उनका अनुपात जो है 3:4 हो जाता है। तो पहली संख्या क्या थी। चलिए देखिए इसका मैं थोड़ा सा आपको हिंट दे रहा हूँ तो आप कर लीजिएगा। देखिए 5x कह रहा है और बटे मान लीजिए इससे 8x है और कह रहा है यदि इनमें दोनों में 12 जोड़ दिया जाए प्लस 12 करेंगे तो इनका जो अनुपात होता है वो 3/4 हो जाता है। अब इसमें आप x का मान निकाल लीजिएगा और जब आप x का मान निकालेंगे तो उसमें 5 से गुणा कर दीजिएगा। जब आप 5 से गुणा करेंगे तो उसका सही जवाब आ जाएगा। तो इसका अगर मैं सही जवाब की बात करूं तो वो आएगा ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा, यानी कि 15 आ जाएगा। तो आप निकाल लीजिएगा। चलिए अगला सवाल जो हमारा कहता है, देखिए टाइम ज़्यादा हो रहा है, थोड़ा जल्दी में करना पड़ेगा। जो अगला सवाल कहता है यदि 5x माइनस 1 फिर दिया दूसरे क्वेश्चन को px प्लस 1 और 3p और 3x माइनस 1 बराबर हैं, तो जब x बराबर 1 है तो p का मान ज्ञात कीजिए, और जब जहाँ जहाँ x है वहाँ हम 1 रखेंगे तो जो p आएगा वो आ जाएगा 2 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। चलिए अगला सवाल जो हमारा कहता है, देखिए ये 11 का वर्ग है, ये 225 यानी 15 का वर्ग है और ये 2 का वर्ग है। अब जब इसे हम सॉल्व करेंगे तो 2 अंक पर दशमलव है, 4 अंक पर है तो मतलब उसके बाद 2 अंक पर बचेगा, इधर भी बचेगा 0.5 और इधर बचेगा 2, मतलब इधर इतना बचेगा। और जब इसको हम गुणा करने के बाद भाग करेंगे तो हमारा जो सही जवाब आ जाएगा वो आ जाएगा 0.0825, यानी कि ऑप्शन नंबर ये हमारा सही हो जाएगा। कर लीजिएगा आप। चलिए अगला सवाल जो हमारा कहता है 2 cos 3x बराबर 1 है तो x का मान ज्ञात कीजिए। जो 46 का सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर है, यानी कि जो इसका आंसर आएगा वो आ जाएगा ऑप्शन नंबर है, यानी कि 20 आ जाएगा। देखिए ये एक सवाल दिया है और इसका फार्मूला पूछ रहा है। जो इसका फार्मूला होता है अगर ऐसे क्यूब में दिया हो तो इसका फार्मूला जो हम निकालेंगे वो आएगा n + 1 2n+1/6, इसका सही जवाब हो जाएगा। तो ये सारे फार्मूले हैं, इसे आप याद कर लीजिएगा, मतलब जब आप करेंगे, जब हम पढ़ेंगे क्या संख्या पद्धति तो उसमें ये मिलेंगे। देखिए सवाल कह रहा है एक घनाभ की लंबाई 36 सेंटीमीटर, चौड़ाई 30 सेंटीमीटर और ऊंचाई 24 सेंटीमीटर है, तो पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, तो 48 का जो इसका मतलब फार्मूला होता है वो 2 होता है, 2 अंडर रूट लंबाई गुणे, सॉरी मैं लिखे दे रहा हूँ, लंबाई गुणे चौड़ाई फिर लंबाई गुणे ऊंचाई प्लस लंबाई ऊंचाई गुणे
लंबाई। तो इसका आप कर लीजिएगा। जब इसको इसमें सबका मान रखने के बाद जब हम इसे हल करेंगे तो आएगा 5328। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 5328, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। देखिए जो हमारा अगला सवाल कहता है देखिए ये सवाल हमारा कहता है कि एक 130 मीटर रेलगाड़ी किसी पुल को 45 किलोमीटर पर घंटा की चाल से 30 सेकंड में पार करती है, तो पुल की लंबाई क्या थी। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारा जो इसका आंसर आएगा वो आएगा 245, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका सी जो है वो सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलिए अगला सवाल जो है वो कह रहा है यदि दो आदमी 3 लड़कों के बराबर हैं तो आप ऐसे कीजिए कि 2 मैन जो है वो 3 लड़कों के बराबर हैं, तो 4 आदमी कितने लड़कों के बराबर होंगे, तो 6 लड़कों के बराबर होंगे। तो इस तरह जब हम इसे सॉल्व करेंगे 3 गुणे 4 बराबर, जब 4 आदमी है तो 6 लड़कों के बराबर होंगे, तो 6 और 9 जोड़ेंगे तो 15 हो जाएगा। गुणे हमें दिन निकालना है, 3 से काटेंगे तो ये आ जाएगा घंटे निकालना, सॉरी हमने कहीं गलत कर दिया है। देखिए जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो ऐसे करेंगे, कैसे करेंगे। देखिए जो x बराबर, मान लीजिए x हमारा घंटा है, वो आएगा 3 लड़के गुणे 40, सॉरी हाँ यहाँ 40 था इसीलिए नहीं आ रहा था, ये 40 है, 4 घंटे नहीं 40 है। अब बट्टे 15, जब हम इसे काटेंगे, काटने के बाद जो हमारा इसका आंसर आएगा वो आएगा 8 घंटे। तो इस तरह से इसका सही जवाब जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगर प्रैक्टिस सेट अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, अगर ना अच्छा लगा हो तो डिसलाइक का भी ऑप्शन है, लेकिन डिसलाइक करिएगा तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा कमी क्या है, जिससे हम इसे दुरुस्त कर सकें अगले वीडियो में। चलिए तब तक के लिए धन्यवाद।